नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो क्लास है जहां सबकी क्लास लगती है और यहां पर हर खबर की डिटेलिंग में हम जाते हैं। आपको एक एक बात बताते हैं कि आखिर खबर के पीछे की कहानी क्या है, खबर के विस्तार में आपको ले जाते हैं और इस तरीके से समझाते हैं कि आप जब इस क्लास से निकलते हैं तो आपको समझ में आता है कि वाकई खबर में आपके लिए क्या था। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। और सबसे पहले आज आपको दिखाता हूं कि पाठशाला में है क्या। आपके सामने रखता हूं, पाठशाला में आज है क्या पीएम मोदी ने देश का सब कुछ बेच दिया। इस सवाल का जवाब आपको दूंगा, विस्तार से आपको समझाऊंगा कि यह सवाल कहां से आया और इस सवाल के पीछे की कहानी क्या है। इसके बाद आपको बताऊंगा कि 6 लाख करोड़ का गणित क्या है, क्योंकि जब आप इसको समझने बैठेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया, यह आरोप क्यों लग रहा है, उसमें 6 लाख करोड़ का भी कंट्रीब्यूशन है, तो वो गणित भी आपको समझाऊंगा। इसके बाद देश को सही सैल्यूट सिखाने वाली अनोखी क्लास लगाऊंगा। अब आप कहेंगे सैल्यूट सिखा रहे हैं, क्या है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देश को समझ में आएगा कि सही सैल्यूट कैसे किया जाता है और कैसे देश के प्रधानमंत्रियों ने इस परंपरा को निभाया या नहीं, वो भी आपको बताऊंगा। और तालिबानी दरबार के नायाब नमूनों से आपको मिलवाऊंगा, यानी वो नमूने जो अब तालिबान की सरकार चलाएंगे अफगानिस्तान के अंदर और तालिबान के लिए काम करेंगे। और क्यों नमूने हैं आपको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले शुरू करता हूं इकोनॉमिक्स की क्लास। तो सबसे पहले आज आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में लिए चल रहा हूं और जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि भाई आखिर इस देश में सब कुछ बेच दिया जा रहा है क्या, उसके बारे में आपको बताता हूं। और वो समझना है तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि ये एनएमपी क्या है। अब जो सियासी लोग हैं उनके लिए एन का मतलब नरेंद्र, एम का मतलब मोदी हो सकता है और पी का मतलब प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप देश के लिहाज से समझिएगा तो इसका मतलब होता है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये एनएमपी का मतलब है। और ये जो सारी कहानी चल रही है कि सब बेच दिया, सब बेच दिया, सब कुछ लोगों को दे दिया, इसी एनएमपी को लेकर विवाद हो रहा है। अब वो क्या है पूरा एनएमपी, आज आपको बकायदा इसका चैप्टर खोल रहा हूं तो एक एक चीज समझाऊंगा ताकि आप क्लास से निकलेंगे तो बता पाएंगे कि ये एनएमपी नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट है या नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट है। इसे वित्त मंत्री ने लॉन्च किया था और ये ऐसा नहीं कि अचानक से लॉन्च हो गया, बकायदा बजट में इसकी घोषणा की गई थी इस बार के बजट में कि हम नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी ला रहे हैं। इसमें 13 सेक्टर की, जो 13 अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनकी पहचान की गई है कि इसमें मोनेटाइजेशन करना है और अगले 4 साल का लक्ष्य रखा गया है। एक दिन में नहीं होगा, इसको 4 साल में करना है। 6 लाख करोड़ रुपए। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा था कि इस मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे देश के लिए। अब ये 6 लाख करोड़ रुपए कैसे आएंगे, इसका गणित क्या है और क्या ये नरेंद्र मोदी सरकार ने देश का सब कुछ बेचकर हासिल करने का फैसला किया है, ये आपको बताऊंगा। एनएमपी प्रोजेक्ट से फायदा क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है, राजनीति कैसे शुरू हो गई है, ये सब कुछ आज आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको लेकर क्या रही हैं। Let me first of all underline, Amitabh did say it during his presentation, and Rajiv Kumar ji also has mentioned it. There's no land here. This entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment
into infrastructure building. So first of all, for those who have this question in your mind, which means, are we selling away the lands? No, this infrastructure national monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि देश का कुछ भी नहीं बेचा जा रहा और 6 लाख करोड़ रुपए भी आ जाएंगे। अब आप कहेंगे 6 लाख करोड़ रुपए कैसे आएंगे जब कुछ बेचा नहीं जाएगा? यही आज आपको क्लास में समझाऊंगा। और एक टर्म का उन्होंने आज यूज किया, अभी आप जब सुन रहे थे, ब्राउन फील्ड। अब आपको ये ब्राउन फील्ड क्या होता है ये भी समझाऊंगा, और इसी में सारी कहानी छिपी हुई है कि ये 6 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे। लेकिन उसके पहले सियासत तो होनी है। इस देश में कुछ भी होगा तो उस पर सियासत होती है। राहुल गांधी सामने आए, उन्होंने कुछ सवाल उठाए, वो भी सुनिए, तब आगे की बातें आपको समझ में आएंगी और क्यों समझा रहा हूं ये भी समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। देयर इज एन एक्सक्यूज दे हैव कम अप विद दैट वी आर लीसिंग दिस, राइट? You are leasing, for example, you are leasing a gas pipeline. You are leasing it for 1% of the value. How much money have the Indian people put into building that pipeline? Thousands and thousands and thousands and thousands of crores have been put into that to create that asset. Now you're going to take a little bit of rent from that asset and you're going to gift the asset to these people. And what's going to happen after 40 years? Who knows? Who knows what's going to happen after 40 years? राहुल गांधी एक ही सांस में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सब बेच दिया, और दूसरी ही सांस में कहते हैं कि सब किराए पर दिया है, लीज पर दिया है, और वो लीज पर जो दिया है वो तो जनता के पैसे से बना है। फिर वो पैसा वापस कैसे आएगा? कौड़ियों के भाव आप लीज पर दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, तो कितना लीज ले रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। बेचा या नहीं बेचा ये भी बताऊंगा। और राहुल गांधी को अगर इतनी चिंता है लोगों के पैसे की, तो अभी जो करोड़ों रुपए संसद का सत्र नहीं चलने की वजह से बर्बाद हुए, उस पर भी राहुल गांधी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। खैर, उस पर नहीं जानते। पहले आपको समझाता हूं कि मोनेटाइजेशन क्या होता है, जिसका जिक्र हो रहा है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। इसका सीधा मतलब यह होता है कि किसी चीज को आप पैसों में कन्वर्ट कर दें, यानी इसका मोनेटाइजेशन कर दें आप किसी भी चीज का। और बिजनेस में इसका मतलब होता है कि नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग जो आपके पास आइटम है, यानी जिनसे बहुत पैसा नहीं निकल पा रहा है, उनको आपने कुछ इस तरीके से रखा कि वो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम जो है वो पैसा देने लग जाए। इसको कहते हैं मोनेटाइजेशन। तो पहली चीज तो मोनेटाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब आप अपनी संपत्ति में नए सोर्स से इनकम क्रिएट करने का तरीका ढूंढते हैं। जो आपको बिना लाभ वाले थे उनको आप किस तरीके से कर सकते हैं वो आगे समझाऊंगा। अब इसका टारगेट क्या रखा गया? मोनेटाइजेशन समझ में आ गया, जिसमें दिक्कत थी, जिससे कमाई बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, उसको आपने लीज पर देने का सोचा। अब ये 4 साल का प्रोजेक्ट रखा गया है सरकार की तरफ से कि 4 साल में इसको पूरा करना है, और 4 साल में जाकर आएगा 6 लाख करोड़ रुपए। एक दिन में नहीं आएगा। इसको 6 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया है, मतलब उम्मीद है कि इतना आ जाना चाहिए, यह भी नहीं कि इतना आ ही जाएगा। अब यह रकम कहां से आएगी, इसके लिए आपको बताता हूं कि ये 6 लाख करोड़ रुपए 4 साल में किस किस प्रोजेक्ट से आएंगे। इसके लिए चुना गया हाईवेज को, यानी जो हाईवेज बनते हैं और उसमें सरकार अपना पैसा लगाती है। ये करीब 26,700 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, और इसमें कितना पैसा आएगा सरकार को उम्मीद है 1,60,000 करोड़ रुपए हाईवेज से आएगा। अब आप ये कैसे करेंगे?
आपने किसी दूसरी कंपनी को बोला कि ठीक है तुम हाईवेज बनाओ और इस पे जो पैसा आपको वसूलना है, जो सरकार भी वसूलती, आप जो टोल टैक्स देते हैं वो सरकार भी वसूलती, तो वो 26,700 रुपए जो 26,700 किलोमीटर की सड़क है उसमें आपने पैसा 1,60,000 करोड़ रुपया लिया और उनको बोला कि अब इसको तुम चलाओ, तो मेंटेनेंस बेहतर होगा, दूसरी चीजें भी होंगी। अब इसमें रेलवेज भी है, जो आप ट्रेन से सफर करते हैं उस रेलवेज को भी शामिल किया गया है। इसमें 400 स्टेशन जो कि कहा जाएगा कि प्राइवेट कंपनियों की कि आप चलाइए, और 200 ट्रेन, इसको भी बोला गया है कि आपको लीज पर देंगे, आप चलाइए। अब जिसको पैसा, जो पैसा देकर आपसे ये ले रहा है, कितना पैसा इसके लिए दे रहा है? 1,50,000 करोड़ रुपया। अब जो 1,50,000 करोड़ रुपए देकर आपको 400 स्टेशन और 200 ट्रेन का ठेका लेगा, वो खराब चीज तो चला ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है खराब चलाऊंगा तो लोग इसमें जाएंगे नहीं तो फिर हम पैसा, ये 1,50,000 करोड़ कहां से रिकवर होगा? तो वहां आपको बेहतर सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन में करीब 42,300 किलोमीटर का हिसाब है, और इसमें जो पैसा आएगा वो 67,000 करोड़ का है। अब आपको इसको थोड़ा आगे इधर दिखाता हूं। पावर जनरेशन, सोलर विंड हाइड्रो प्रोजेक्ट में 32,000 करोड़ रुपए आने की बात कही गई है। नेशनल गैस पाइपलाइन, इसमें 8,000 किलोमीटर का है, इसमें 24,000 करोड़ रुपए यहां से आने हैं। ऑयल पाइपलाइन 4,000 किलोमीटर की है, जिसमें एचपीसीएल और आईओसी है, इससे 22,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद रखी गई है। टेलीकॉम, जिसमें एमटीएनएल, बीएसएनएल है, आपको पता है कि इनका नेटवर्क कैसा है, कितनी आप गालियां देते हैं, कुछ भी कहते हैं और कहते हैं कि बीएसएनएल को बेच क्यों नहीं देते, बंद क्यों नहीं कर देते। उनमें भी 14,917 टावर जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा 39,000 करोड़ रुपए जनरेट करने के लिए। माइनिंग के 160 कोल प्रोजेक्ट्स हैं, कीमत 32,000 करोड़ रुपए यहां से आने की उम्मीद है। एयरपोर्ट्स, 25 एयरपोर्ट्स, 31 पोर्ट्स, बंदरगाह जिनको कहते हैं, इनसे 34,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। रियल स्टेट में आईटीडीसी के 8 होटल हैं, दिल्ली में 7 रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं, कीमत 15,000 करोड़ रुपए। वेयर हाउसिंग जो एफसीआई की संपत्तियां हैं उससे 28,900 करोड़ रुपए। 2 स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, 2 रीजनल स्टेडियम, इनसे मिलाकर 11,450 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। तो इन सबको जब अगर आप मिला दीजिएगा तब जाकर 4 साल में वो आंकड़ा बैठता है 6 लाख करोड़ रुपए कि देश के पास, सरकार के पास 6 लाख करोड़ रुपए आएंगे उन एसेट से जिनसे कि अभी बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो रही और वो पैसे की बर्बादी ज्यादा होती है। अब इसको करने का प्लान क्या है, मोनेटाइजेशन कैसे किया जाएगा, इसका तरीका क्या होगा, यह भी आपको समझना चाहिए। एसेट मोनेटाइजेशन अलग अलग तरीके से होगा, जैसे सड़क हो गई, वेयर हाउस को, एयरपोर्ट्स को, रेलवे स्टेशन को प्राइवेट पार्टीज को देकर, होटल्स को लीज पर देकर उनसे रकम ले ली जाएगी। अलग अलग संपत्तियों के हिसाब से लीज की सीमा तय होगी, और वो लीज की सीमा जो है, जिसका जिक्र राहुल गांधी भी कह रहे थे, एक तो एक सांस में लीज बोलते हैं, दूसरी सांस में बेच दिया बोलते हैं। ये वैसे है कि किसी ने कह दिया एक सांस में कि तुमसे शादी भी कर ली और दूसरी सांस में कह दिया तुमसे ब्रेकअप भी कर लिया। अरे दोनों साथ कैसे हो सकता है भाई, एक ही हो सकता है। तो ये लीज पर जो दिया जाएगा, चूंकि बेचा नहीं जा रहा है, तो ये 20 साल से लेकर 60 साल तक की लीज हो सकती है। यानी आपको मैंने कहा कि तुम इसको चलाओ, चलाना है तो मुझे इतना पैसे दे दो। जैसे गांव में नहीं होता है, आपने अपनी जमीन बटैया पर दे दी कि अब इस जमीन पर तुम खेती करो और उस पर खेती करके जो फसल उगे उसको तुम बेचो, उससे मुनाफा कमाओ, लेकिन मुझे मेरे खेत का इतना पैसा दे दो। अब जो पैसा देके खेत लेगा वो खेत खुला तो छोड़ नहीं देगा आराम से कि जाओ कुछ नहीं उगाएंगे, उसको तो मेहनत करनी है, उसको तो पैसा निकालना ही है। तो अब इसके आगे की कहानी जो ब्राउन फील्ड कह रहा था, क्या ये पैसा अटक सकता है, नहीं अटक सकता, कहां पैसा लगेगा, ये समझाऊं उससे पहले राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने कुछ जवाब दिया है, वो सुन लीजिए। फरवरी 2020 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में मोनेटाइजेशन किया 8,000 करोड़ का। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे बेच दी? साल 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक आरएफपी तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माताजी हैं, वो सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? 2006 में एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत उस सरकार ने की जिसकी मुखिया श्रीमती गांधी थी।
तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी माताजी जिस सरकार की मुखिया थी, उस सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? आज जिस प्रकार की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का उन्होंने दर्शन दिया, वो इस बात को साबित करता है कि ट्रांसपेरेंटली जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छीटाकशी करने का राहुल गांधी जी का प्रयास है। तो मोटे तौर पर स्मृति ईरानी जी, राहुल गांधी का कि जो स्मृति भ्रम हो गया है, मतलब वो स्मृति उनकी चली गई है, मेमोरी लॉस हो गया है, उसको लाने की कोशिश कर रही थी, स्मृति लाने की कोशिश कर रही थी स्मृति ईरानी, ये याद दिलाकर कि आपने भी यही सब किया है और अर्थव्यवस्थाओं में ये होता है, ये कोई नई चीज नहीं है और पॉलिटिक्स में भी ये होता है। राहुल गांधी जो आकर कह गए वो पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन एक ही सांस में दोनों चीज नहीं हो सकती। अब आपको समझाता हूं कि डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन का फर्क क्या है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट आपने बहुत सुना है कि विनिवेश होगा, विनिवेश होगा। मोनेटाइजेशन जो है वो पहली बार लोगों के ध्यान में आ रहा होगा। विनिवेश क्या होता है? इसमें सरकारी कंपनियों का किया जाता है, ये दरअसल सरकारी कंपनियों का किया जाता है और इसमें हिसाब ये बैठता है कि आप ये कोशिश करते हैं कि जो कंपनियां आपको लग रहा है कि नुकसान में चल रही हैं, फायदा नहीं हो रहा है, इसका मालिकाना हक आप निजी कंपनी को दे देते हैं। मतलब निजी कंपनी मालिक हो सकती है इसका शेयर लेकर, निजी कंपनी को मालिक बनने का अधिकार है। मोनेटाइजेशन में उल्टा है, इसमें कंपनी नहीं होती है। यहां आपने सरकारी कंपनियों का जिक्र सुना, यहां कंपनी की बात नहीं हो रही है, यहां विभागों का जिक्र होता है कि जो सरकारी विभाग है उसको आप ये कहते हैं कि हम लीज पर दे देते हैं, इसको तुम चलाओ, और इनके एसेट्स जो होते हैं इनसे रकम जुटाई जाती है और संपत्ति जो है वो मोनेटाइजेशन में बेची नहीं जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये कभी बेची नहीं जाती है, उसे लीज पर दिया जाता है। जैसे आप अपने घर का करते हैं कि आपने घर बनाया और उसको अब आपको नहीं रहना है, लग रहा है कि यहां रहने में बहुत खर्चा हो रहा है, इस घर को मेंटेनेंस खर्चा हो रहा है, बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया, अब नहीं चल रहा है, तो आप दूसरे को कहते हैं तुम रहो इसमें, रहो और अपने हिसाब से चलाओ, अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे करना कर लो, मुझे इतना किराया दे दो, वही हिसाब है। लेकिन अब वो टर्म आ जाता है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये ब्राउन फील्ड क्या है, जो कि बार बार जब आप इसका जिक्र करेंगे, ओहो, ये ब्राउन फील्ड जो है, ये ब्राउन फील्ड क्या है ये आपको समझाता हूं। दरअसल ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं दो तरीके के होते हैं प्रोजेक्ट्स, एक होता है ग्रीन फील्ड और दूसरा होता है ब्राउन फील्ड। अब आप कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या आ गया, बताता हूं। दो तरीके होते हैं निवेश के। ग्रीन फील्ड निवेश क्या होता है, जैसे एक कंपनी है ए और इसको नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, तो ये क्या करेगी? अगर इसको नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये जमीन खरीदेगी, आपको जो सामान लगना है वो सामान खरीदेगी, जो लेबर हायर करना है वो लेबर हायर करेगी, जो मशीनें चाहिए वो मशीन खरीदेगी, जो लाइसेंस चाहिए वो लाइसेंस लेगी, यानी तमाम तरीके की सिरदर्दी लेकर एक नया प्रोजेक्ट जो शुरू होता है, कंपनी ए शुरू करती है, मान लीजिए एफडीआई के थ्रू वो इंडिया में कर रही है, तो वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में आता है। मतलब आप एक देश से दूसरे देश में जाकर एकदम नई कहानी शुरू कर रहे हैं, अपनी कहानी, और वहां पर आप ये शुरू। अब इसमें क्या होता है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में लोग थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि इतना लाइसेंस में पैसा लगाया, जमीन में लगाया, सामान में लगाया, लेबर में लगाया, मशीन में लगाया, सब कुछ कर लिया और पता चला नहीं चला, सब डूब गया। अब वापस जाने में आप घर जाएंगे तो लोग पूछेंगे कहां गए थे भैया, ये क्या डुबा कर आए हो, तो वहां थूथू अलग होती है। अब आपको समझाता हूं ब्राउन फील्ड क्या होता है। ग्रीन फील्ड तो आपने समझ लिया, अब ये ब्राउन फील्ड जो है, वो जो अभी मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई है वो इसी ब्राउन फील्ड के तहत है, जो कि अभी वित्त मंत्री कह रही थी। इसमें क्या होता है, एक कंपनी है ऑलरेडी बनी हुई कंपनी, एक कंपनी है ए, और उसमें क्या है कि आपको एक बनी बनाई कंपनी, दूसरी आप कंपनी कह लीजिए, कंपनी बी, जो ऑलरेडी चल रही है, चलती हुई कंपनी है। जैसे आप अपना घर बना रहे हैं, सब कुछ लगा के, वो अलग हो गया, और एक है कि बना हुआ घर है और आप उसमें रेंट पर चले गए, तो ये ब्राउन फील्ड होता है। मतलब वहां आपको सब कुछ नहीं करना है, लेबर उसका पहले से है, लाइसेंस उसने ले रखा है तभी उसका बिजनेस चल रहा है, जमीन उसके पास है तभी बिजनेस उसका चल रहा है, सामान उसके पास है तभी वो काम कर पा रहा है,
और जितनी भी चीजें होती हैं वो उसके पास कंपनी बी के पास है। अब आपने कंपनी ए ने कहा कि ये मेरे से, मान लो उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि 50 रुपया पकड़ो और अब तुम्हारी कंपनी मैं चलाऊंगा। अब कंपनी का फायदा क्या है? कंपनी बी का फायदा है कि इसको 50 रुपए भी मिल गए। ये 50 रुपए ये कहीं और लगाकर इसका 200 रुपए भी बना सकता है, दूसरी कंपनी खोल सकता है। कंपनी ए का फायदा यह है कि इसका लेबर, लाइसेंस, जमीन, सामान सब में जो पैसा लगना था वो बच गया, तो अब वो सीधा यहां लगा सकता है कंपनी बी में। और उसने देखा है कि कंपनी बी चली रही थी, थोड़ी ऊपर नीचे चल रही थी, मैं उसको ठीक करके चला लूंगा। तो कंपनी ए का भी फायदा, कंपनी बी का भी फायदा, जिसको पैसा मिल रहा हो। यहां कंपनी बी हमारा देश, मान लीजिए आप, देश की जो कंपनियां हैं, दोनों का फायदा। और अभी जब अर्थव्यवस्था इतनी नीचे गई हुई है दुनिया की, तो ऐसे में ये जो पैसा आएगा वो देश के बहुत काम आएगा। इसके 4 फायदे आपको बताता हूं। ये जो मोनेटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जो अब मुझे लगता है कि अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हो क्या रहा है। कुछ बिक नहीं रहा है, सब पैसा बनाने का तरीका है। अब इसके फायदे गिनाता हूं आपको। इससे पहली चीज ये होगी कि सरकारी जो कंपनियां हैं उनका रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू में प्लस हो जाएगा, यानी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। पहला फायदा, ये पहला फायदा है। भाई सरकारी कंपनियों में आपको यही दिक्कत लगती है ना कि अरे ये इनसे तो नुकसान हो रहा है, हमारा पैसा उधर जा रहा है। दूसरा आपका फायदा क्या है? जीडीपी का। अब इसमें एक चीज और भी बता देता हूं कि जब जीडीपी की बात कर रहा हूं, जीडीपी जो है वो 7.3% घटी, और सरकार भी नुकसान में है। घाटे वाली सरकारी कंपनियां जो हैं वो 79 से बढ़कर 84 हो गई, ऐसी कंपनियां जो घाटे में, सरकारी कंपनियां। और फायदे वाली जो कंपनियां थी जिनसे फायदा हो रहा था वो भी घट गई हैं। जो सरकारी कंपनियां फायदे वाली थी वो 175 पहले होती थी, वो घटकर 171 हो गई। और 30 सरकारी कंपनियां जो हैं इस देश में, आप सुनिए इसको, अभी जो राहुल गांधी बोलकर चले गए उनको भी सुनना चाहिए कि आंकड़ा क्या कहता है। 30 सरकारी कंपनियां इस वक्त देश में 1 लाख करोड़ इतने के घाटे में चल रही हैं। अब ये जो कंपनियां हैं इनमें अगर मोनेटाइजेशन होता है तो इनसे एक्स्ट्रा रेवेन्यू बनेगा। मतलब इनमें नुकसान तो नहीं है, इनमें आपको पैसा नहीं लगाना है। दूसरा, इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फायदा ही होगा और सरकार को जो पैसा मिल रहा है। दूसरा क्या है कि दूसरा फायदा, इनको जो मदद देनी थी वो मदद अब आपको नहीं देनी है, वो पैसा बच गया। और वो पैसा जो है वो आप, जैसे आप कर्ज होता है, ऑपरेशन, सैलरी का खर्च, ये सब चीजें जो है वो अब आपको नहीं करनी है, वो कोई और उठा रहा है तो आप कहीं और पैसा लगा सकते हैं, तो सरकार का खर्चा बच गया। अच्छा, तीसरा फायदा क्या है? एसेट क्रिएट होंगे आपके नए, क्योंकि आपके पास आया 6 लाख करोड़, तो अब आप ये 6 लाख करोड़ से नए एसेट जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। भाई आपके पास इतना पैसा है तो आप बनाएंगे ना भाई। अब वो 6 लाख करोड़ लगेंगे, नए एसेट बनेंगे, तो इसका मतलब ये है नई नौकरियां आएंगी, अंडर यूटिलाइज्ड एसेट का पूरा इस्तेमाल हो सकेगा। चौथा फायदा यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपके बहुत काम आने वाला है। और कितना नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या बोला था, कितना खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर? लाल किले की प्राचीर से 100 लाख करोड़। अब ये पैसा कहां से आएगा? और ये 100 लाख करोड़ अगर देश में लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो वो किसके काम आएगा? देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए। 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको रोजगार कितने जनरेट होंगे, आप ये सोचिए। ये सब बजट के खर्चे से नहीं हो सकता है, आपको मोनेटाइज करके इसी तरीके से रकम लानी होगी। सिर्फ ये वाला देखिए हिसाब नहीं चल सकता कि बैंक में पैसा रखे हुए हैं और चद्दर ओढ़कर सो रहे हैं। ये वो जमाना है जब आपको पैसे से पैसा बनाना पड़ता है। और इस पर पॉलिटिक्स किस बात की हो रही है, मैं आपको याद दिलाता हूं, ये 1991 का साल, जब देश की अर्थव्यवस्था को खोला गया और उदारीकरण हुआ, इसका क्रेडिट भी आपको मनमोहन सिंह को देना पड़ेगा, जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उनको उदारीकरण का क्रेडिट दिया जाता है, कौन उनसे छीनता है। और तब से 1991 से प्राइवेटाइजेशन जो है वो इस देश में चल रहा है। कितना विरोध हुआ,
लोगों ने कहा कंप्यूटर आएगा दुनिया खत्म हो जाएगी, देश खत्म हो जाएगा, सब चल रहा है। वही समाजवादी पार्टी जो कंप्यूटर्स का विरोध करती थी आज लैपटॉप बांटती है। तब से सरकारों की यह सोच रही है कि भाई प्राइवेटाइजेशन होना जरूरी है, बाजार को खोलिए। बेमतलब के बिजनेस से सरकारें बाहर आती हैं, घाटे वाली सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जाता है। 1991 से लेकर 1991 से लेकर अगर आप देखिएगा तो 2018 तक 3,63,000 करोड़ रुपए का विनिवेश हुआ है। 63,000 करोड़ रुपए, इतने का विनिवेश हुआ। अब राहुल गांधी से कोई पूछे कि 1991 से 2018 के बीच में ये 3,63,000 करोड़ रुपए अगर सब कुछ बेच देना और अपनी जेब में भर लेना होता है तो किस किस के जेब में गया। और मोदी 1.0 की डील्स अगर आपको बताऊं, विनिवेश की डील 66,000 अच्छा एक मिनट, मोदी 1.0 इसकी बात कर रहा था मैं आपसे। इसमें 66 डील्स हुई विनिवेश की, जिसकी बात मैं आपको बता रहा था। और यूपीए 2 में कितनी हुई? 33 डील उस जमाने में हुई थी। तो आप भी तो वही कर रहे थे, आप ऐसा तो नहीं कि नहीं कर रहे थे, सब ये करते हैं। तो इसलिए देश के लिहाज से अगर आप सोचिएगा तो ये मॉनेटाइजेशन, पहली चीज आपको समझनी चाहिए, कुछ भी बेचा नहीं जा रहा। दूसरी चीज कि ये जो पैसा आएगा वो देश के काम आएगा। तीसरा कि जहां जहां वो प्राइवेट कंपनियां पैसा लगाएंगी वो व्यवस्था को बेहतर करेंगी, आपका ही फायदा होगा। चौथा, उनमें वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी स्थिति बेहतर होगी और जो नौकरियां जा सकती थी वो नहीं जाएंगी। और पांचवी, नई जो नौकरियां हैं वो जनरेट होंगी। मतलब ये घर में वैसे है, आप घर में कपड़ा रखते हैं और पुराना हो गया तो क्या करते हैं, उसको देकर नया बर्तन ले लेते हैं, उसको फेंक थोड़ी ही देते हैं। तो ये तो हमारा सिस्टम रहा है और यही अर्थव्यवस्था है जिसको चलाया जा रहा है। तो ये थी इकोनॉमिक्स की क्लास और देश के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मुझे लगा आपको समझाना चाहिए। लेकिन ये तो अगर चलेगा और बेहतर कर गया तो सब सल्यूट करेंगे सरकार को। लेकिन सल्यूट सिर्फ सरकार को या आपका जिससे फायदा हो उसको नहीं किया जाता। सल्यूट करना देश के तिरंगे को और देश को वो भी बड़ा जरूरी होता है। तो आज अब अगली बारी है राष्ट्रवाद की क्लास की, बड़ी अनोखी क्लास है जहां आपको सल्यूट करना सिखाऊंगा आज। दरअसल जो लोग ये सोचते हैं कि सल्यूट तो सिंबॉलिक होता है, भाई आपने जिंदगी में बहुत सारे लोग नहीं करते, उनको लगता है कि यार सिंबॉलिक है, इसमें करने की क्या जरूरत है। जैसे वो नहीं होता है कि घर में कोई आया, कोई बड़ा बुजुर्ग आया तो आप ऐसे झुक के और घुटना तक पैर छूते हैं, चाचा प्रणाम, चाची प्रणाम, नीचे तक कोई जाता ही नहीं आजकल। तो वो प्रणाम जो है वो भी सिंबॉलिक हो गया। लेकिन सल्यूट जब आप करते हैं वो सिंबॉलिक नहीं होता। सल्यूट के अपने नियम होते हैं। जब आप किसी को सल्यूट करते हैं, सेना के लोग सल्यूट करते हैं, देश के प्रधानमंत्री सल्यूट करते हैं, जब गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, तिरंगे को सल्यूट करते हैं, तो उसका एक तरीका है, उसकी अपनी एक परंपरा है। यह नियम परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बखूबी भी निभा रहे हैं और यह वही कर सकता है जिसको सल्यूट के नियम और परंपरा पता हो। हम आपको नरेंद्र मोदी जी की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप जरा इसको देखिए। आप अगर मैं आपको ये 3 तस्वीरें जो दिखा रहा हूं, पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की, ये जरा जूम करके दिखाइए इसको। ये पहली तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो उनकी पूरी हथेली सीधी है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर है। फिर जब वो 15 अगस्त को दे रहे हैं तो इसमें पूरा हाथ उनका खुला हुआ है। और तीसरी तस्वीर जो है इसमें एंगल पर है, मतलब 45 डिग्री पर है। अब एक ही प्रधानमंत्री, एक ही इवेंट यानी 15 अगस्त, और इसमें 3 तरीके से सल्यूट क्यों कर रहे हैं? आपके मन में ये नहीं आ रहा ये देखकर कि बताइए क्या इनको सल्यूट करने का तरीका नहीं पता या वजह क्या है? और ये 3 विजुअल भी आपको दिखा रहा हूं, इसको भी देखिए। साल भी लिखा है 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2016। अब इसकी वजह क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने कहा कि आपको शायद उतनी जानकारी ना हो, देश को सल्यूट करना भी सीखना चाहिए। तो आपको बताता हूं कि ये हो क्यों रहा है। दरअसल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 15 अगस्त 2021 को नेवी की तरफ से, नेवी के कमांडर पीयूष कौल ने गार्ड ऑफ ऑनर लीड किया था, इसलिए प्रधानमंत्री के सल्यूट का तरीका अलग है।
नेवी की परंपरा के मुताबिक सैल्यूट किया। 15 अगस्त 2020 को ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव एस येवलकर ने गार्ड ऑफ ऑनर लीड किया था। इसलिए आर्मी की परंपरा को नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। और तीसरी जो तस्वीर है सबसे कोने वाली, 15 अगस्त 2016 की, इसमें एयरफोर्स के विंग कमांडर के श्रीनिवास ने गार्ड ऑफ ऑनर लीड किया था। इसलिए पीएम मोदी ने एयरफोर्स की परंपरा के मुताबिक सैल्यूट किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस परंपरा को निभा रहे हैं, ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें ये नेवी के लिए हो गया, ये आर्मी के लिए हो गया और ये एयरफोर्स के लिए हो गया, ये परंपरा है क्या? इसको समझिएगा तब समझ में आएगा कि ये क्या हुआ, और फिर बाकी प्रधानमंत्रियों ने कैसे क्या किया इतने सालों में वो दिखाऊंगा। सबसे पहले समझिए कि आर्मी में सैल्यूट का नियम क्या है। अगर आप यहां दिखाएं, आर्मी में सैल्यूट का नियम क्या होता है? आर्मी में सैल्यूट का नियम ये होता है कि सामने की तरफ, बिल्कुल ऐसे, ये जो आप देख रहे हैं, ये हथेली जो है वो सामने होगी, सामने की तरफ खुली हथेली होगी, उंगलियां अंगूठा सब जुड़ा हुआ होगा, कोई गैप बीच में नहीं होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नरवणे साहब की, इसमें आपको दिख रहा है, और ये आईब्रो को टच करेगी। तो ये बिल्कुल सामने है आर्मी का सैल्यूट जो आपको दिखा रहा हूं। इसको देखिए, आर्मी चीफ की तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। ये सैनिकों के बीच भरोसे का संकेत है, ऐसे वाला सैल्यूट। अब आपको नेवी में कैसे सैल्यूट करते हैं वो दिखाता हूं। इसमें क्या होता है, नेवी में खुली हथेली होती है, लेकिन वो जमीन की तरफ होती है। अगर आप ये देखेंगे, इनका जो पाम है, हथेली जो है वो नीचे की तरफ है और बिल्कुल सैल्यूट किया जा रहा है। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। पुराने जमाने में क्या होता था कि नाविकों के हाथ गंदे हो जाते थे, ग्रीस, ऑयल ये सब लग जाता था। तो वो क्या करते थे कि अब जैसे सीनियर को सैल्यूट करना है तो गंदगी दिखे नहीं, इसलिए सैल्यूट करते वक्त हथेली को नीचे रखते थे। तो इसलिए यह परंपरा बनी कि नेवी वाले जब भी सैल्यूट करेंगे तो हथेली बिल्कुल नीचे रहेगी और ऐसे 90 डिग्री पर होगा। अब एयरफोर्स का सैल्यूट क्या होता है वो दिखाइए। इसमें हथेली 45 डिग्री पर होती है। अब आप ये देखेंगे एयरफोर्स चीफ को, ये ना बिल्कुल सीधा है, ना नेवी की तरफ बिल्कुल 90 डिग्री पर है, ये 45 डिग्री पर है, ऊपर की तरफ थोड़ा है। इसमें हाथ की लकीरें सामने दिखती भी है, लेकिन एंगल पर 45 डिग्री पर। अच्छा, 2006 से पहले इनका सैल्यूट भी आर्मी जैसा था, लेकिन बाद में इसको पलट दिया गया। अब मैं आपको ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तीनों को आप एक साथ देखिए। जो आर्मी चीफ हैं उनकी तस्वीर आपको दिख रही है, अगर ये जूम करके थोड़ा दिखाइएगा। ये आर्मी चीफ की तस्वीर है, खुली हथेली सामने की तरफ, हथेली नीचे की तरफ। ये एयरफोर्स की, ये नेवी चीफ की है, और 45 डिग्री पर ऊपर की तरफ ये एयरफोर्स की है। और इन तीनों को अगर आप देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि तीनों में कितना फर्क है। अब आपको नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर दिखाता हूं। अब आपको समझ में आ गया कि परंपरा क्या है। अब नरेंद्र मोदी जी की तीनों तस्वीर आप देखिए। अब आप देखिए, जब वो गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं नेवी से तो बिल्कुल नेवी की परंपरा में, जब वो गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं आर्मी से तो बिल्कुल आर्मी की परंपरा में, और जब वो गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं एयरफोर्स से तो बिल्कुल एयरफोर्स के तरीके से। तो अब एक प्रधानमंत्री के तौर पर आप इन तीनों तस्वीरों को देखिए, और गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए वो दिख रहे हैं कि कब नेवी से ले रहे हैं, कब एयरफोर्स से ले रहे हैं, कब आर्मी से ले रहे हैं। और उसमें आपको ये दिखता है कि नरेंद्र मोदी का हिसाब चचा प्रणाम वाला नहीं है, वो पूरा झुक के प्रणाम जैसे किया जाता है, वो हिसाब है सैल्यूट के मामले में। देश का सम्मान, तिरंगे का सम्मान, परंपरा का सम्मान वो करते हैं। लेकिन यह भी जानना बहुत दिलचस्प है कि पहले के प्रधानमंत्री कैसे सैल्यूट करते थे, क्या वो भी ये परंपरा फॉलो करते थे। आपको पहले दिखाता हूं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर। 10 साल वो पीएम रहे। अब अगर आप मनमोहन सिंह जी की तस्वीर देखिए, साल 2012 और साल 2013 की तस्वीर है, जब वो 15 अगस्त को सैल्यूट ले रहे हैं। एक तरफ नेवी थी और दूसरी तरफ एयरफोर्स था, लेकिन दोनों ही मामलों में आप देखिएगा तो उनके सैल्यूट देने का तरीका फिक्स है। उनको जो अभी तक मैं देख रहा हूं, मैंने जितने उनके हमारी टीम ने निकाले, उसमें कमोबेश यही नजर आया कि वो इसी तरीके से सैल्यूट करते हैं। सामने कौन है उनको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। कभी कभी अब इसमें सामने अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं, आर्मी वाला है तो सही हो जाएंगे, अगर एयरफोर्स वाला है तो थोड़ा बहुत तुक्का लगेगा, और नेवी वाला है तो खत्म है मामला। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर दिखाता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री। अक्सर वो सावधान की मुद्रा में रहते थे, कोई सैल्यूट नहीं होता था। ये तस्वीर अटल जी की है, और इसमें अटल जी जो है वो जब तिरंगे के सामने खड़े हैं लाल किले की प्राचीर पर, तो जब वो गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा है तो सीधे खड़े हैं,
वो सल्यूट नहीं कर रहे हैं। अब इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रधानमंत्रियों का जो तरीका है वो आपको दिखा रहा हूं कि इससे कोई तिरंगे का अपमान नहीं हुआ। परंपरा कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से चलते थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी की तस्वीर अब आपको दिखाता हूं। 1997 का स्वतंत्रता दिवस समारोह आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आपको तस्वीर नजर आ रही है कि गार्ड ऑफ ऑनर नेवी ने लीड किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो गुजराल साहब जो है वो नेवी के हिसाब से सल्यूट नहीं कर रहे हैं। वो यहां पर खड़े हैं और बिल्कुल सीधे खड़े हैं, ये तस्वीर निकल कर आती है। तो वो जो नेवी की परंपरा है वो पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल साहब निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं इस तस्वीर में। अब देखिए वो सामने आते हैं और गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं आई.के. गुजराल साहब को। यह पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर है। इसके बाद देवेगौड़ा साहब की तस्वीर दिखाता हूं आपको। एच.डी. देवेगौड़ा साहब पूर्व प्रधानमंत्री, 1996 स्वतंत्रता दिवस समारोह गार्ड ऑफ ऑनर को आर्मी ने लीड किया। देवेगौड़ा का सैल्यूट उसके हिसाब से नहीं था। अगर आप ये देखेंगे यहां पर जो आपको दिख रहे हैं वो आर्मी के जवान हैं और पूर्व प्रधानमंत्री यहां पर खड़े हैं एच.डी. देवेगौड़ा। और वो जब गार्ड ऑफ ऑनर होता है उसकी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, बस अभी थोड़ी देर में होगा, ये गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा है और एच.डी. देवेगौड़ा जो है वो वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री खड़े हैं और ये गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। तो इसमें जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है तो अमूमन लोग सैल्यूट करते हैं, लेकिन एच.डी. देवेगौड़ा साहब भी वहां सावधान की मुद्रा में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको पीवी नरसिम्हा राव साहब का दिखाता हूं। पीवी नरसिम्हा राव अक्सर एक ही मोड में सैल्यूट करते थे। 1994 और 95 का स्वतंत्रता दिवस का हमने जब विजुअल निकाला तो हमको वो एक ही तरीके से सैल्यूट करते हुए नजर आए। अगर उसकी तस्वीर यहां पर दिखाएं, ये जो आप देख रहे हैं जो आर्मी वाला स्टाइल होता है उसी में वो सैल्यूट कर रहे हैं। हालांकि हाथ भी दूर है, जो प्रॉपर तरीका होता है आईब्रोज के पास सटाकर, वो नहीं था, लेकिन ये पीवी नरसिम्हा राव साहब का अंदाज था। वीपी सिंह साहब की तस्वीर आपको दिखाता हूं, 1990 की तस्वीर। वीपी सिंह साहब वहां पर जब गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं स्वतंत्रता समारोह के दिन, वो सैल्यूट नहीं करते हैं, वो सीधे खड़े रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ प्रधानमंत्री सैल्यूट करने में विश्वास नहीं करते थे, वो सीधे रहकर गार्ड ऑफ ऑनर लेते थे, तो वीपी सिंह साहब का उसमें नाम था। अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जिक्र करता हूं। 1989 का स्वतंत्रता दिवस समारोह, 1985 का स्वतंत्रता दिवस समारोह, झंडा फहराने के बाद उन्होंने भी सैल्यूट नहीं किया, वो भी सावधान की मुद्रा में रही, ये हमें नजर आया। हो सकता है कभी किया हो, लेकिन जो वीडियोस हमने देखे उसमें वो सावधान की मुद्रा में नजर आते हैं, वो सैल्यूट करते नजर नहीं आ रहे। थोड़ा और पहले चलते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की तस्वीर आपको दिखाता हूं। गार्ड ऑफ ऑनर 1982 की ये तस्वीर है स्वतंत्रता दिवस समारोह की, जहां और ये इंदिरा गांधी जी वहां पर खड़ी हैं और गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा है। इन्होंने भी, इंदिरा गांधी जी ने भी कोई सैल्यूट वहां पर नहीं किया है। और अगर इंदिरा गांधी जी की बात करूं, 1983 और 84 का विजुअल हमने निकाला, उसमें भी उन्होंने कोई सैल्यूट नहीं किया। ये 82 की तस्वीर देख रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा है, इंदिरा गांधी जी खड़ी हैं, उन्होंने सैल्यूट नहीं किया। और उसके बाद की भी जो कुछ तस्वीरें हमने निकाली उसमें हमें नजर नहीं आए। और जवाहरलाल नेहरू जी की भी हमने तस्वीर निकाली थी, वो भी हर जगह एक ही चीज फॉलो नहीं करते थे, कभी वो सैल्यूट लेते थे, करते थे, और कभी नहीं करते थे। ये इंदिरा गांधी जी की एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी वो सैल्यूट करती भी नजर नहीं आती हैं। तो मोटे तौर पर अगर आप सैल्यूट करने के मामले में जाइएगा, परंपराओं को निभाने के हिसाब से बिल्कुल बारीकी से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे प्रधानमंत्री दिखते हैं जो हर बार गार्ड ऑफ ऑनर का जो परंपरा है, जो तरीका है, उसके हिसाब से करते हैं। और ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं कि जब सामने नेवी थी तो वो परंपरा निभाई, जब आर्मी थी तब वो परंपरा निभाई, और जब एयरफोर्स था तब वो परंपरा निभाई। इसलिए मैंने कहा कि सैल्यूट करना भी इस देश में, देश की परंपराओं को निभाना, उसकी बात करना, वो भी बड़ा जरूरी है। अब अगली बार आपको कोई दिखे, अब आपको कोई गार्ड ऑफ ऑनर तो देगा नहीं, लेकिन आप भी अगर झंडे के सामने खड़े हों और कायदे से सैल्यूट कीजिए, और हल्के में सैल्यूट करना जो है वो मत सीखिए, कायदे से कीजिए। और ये सैल्यूट करने की बात कर रहा हूं, बॉस को सलाम ठोकने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो जैसे फायदा हो वैसे कर लीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं पाठशाला में। ब्रेक के उस पार अफगानिस्तान का एक चैप्टर लेकर आ रहा हूं, और तालिबान में
तालिबान का जो पावर हब है उसमें कैसे कैसे नमूने शामिल किए गए हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अफगानिस्तान में तालिबान पावर में, ये सब जानते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन ये राज कैसे करेंगे भाई? ये लोग जो किसी राष्ट्रपति भवन में घुसकर नाचने गाने लगते हैं, कहीं बच्चों की तरह जो है आइसक्रीम खाते हैं, कहीं गाड़ी चलाने लगते हैं फन पार्क में जाके, इनके जो एक एक नमूने हैं ये सरकार कैसे चलाएंगे? वहां की सेंट्रल बैंक ने नया गवर्नर बनाया है, द अफगानिस्तान बैंक का नया गवर्नर बनाया है मुल्ला हाजी मोहम्मद इदरिस, और इसका बायोडेटा क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मुल्ला इदरिस कौन है। ये अब आपको दिखा रहा हूं मुल्ला इदरिस, इधर आप पढ़ रहे हैं ये नए गवर्नर, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है तो वहां समझिए जो मेन बैंक है उनके गवर्नर, और अजमल अहमदी ये पुराने गवर्नर। अब दोनों का जरा कंपैरिजन आपको दिखाता हूं। मुल्ला इदरिस जो नए गवर्नर बने इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं। अब आप सोचिए आपके यहाँ आरबीआई में कोई आरबीआई का चीफ बन जाए जिसके पास कोई डिग्री नहीं हो तो वो देश की अर्थव्यवस्था का क्या कूड़ा करेगा? इसलिए हमने कहा कि ऐसे ऐसे नमूने आपको दिखाता हूं। और अजमल अहमदी हार्वर्ड से एमबीए करके आए थे। इसके बाद इनके पास डिग्री छोड़िए, हायर एजुकेशन भी नहीं है, मतलब 12वीं तक भी नहीं पढ़े। और अजमल अहमदी मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। उसके बाद फाइनेंस की जानकारी नहीं है मुल्ला इदरिस को, इनको बस इतना पता होता कि कहां कितना पैसा ये बता दो, जो कि तालिबान का हिसाब है। और मैथ्स में ग्रेजुएट थे अजमल अहमदी। 20 साल मदरसे में टीचर रहे हैं मुल्ला इदरिस, और अजमल अहमदी वर्ल्ड बैंक के लिए काम कर चुके थे। तो अब ये जो दोनों में डिफरेंस है कि मदरसे में पढ़ाते पढ़ाते जो है वो अब आप कहेंगे अब मैं बैंक चलाऊंगा क्योंकि मेरी सरकार आ गई, अफगानिस्तान में एक तालिबान की सरकार आई, अब मैं बनूंगा गवर्नर। रावलपिंडी में टीचर थे मुल्ला इदरिस और अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री थे अजमल अहमदी। लेकिन इनके पास क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन इनके पास क्या है? अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक को मुल्ला इदरिस चलाएगा। अजमल अहमदी जून 2020 में सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते थे। मुल्ला इदरिस अब चलाएगा इस बैंक को। क्यों? ना डिग्री है, ना अनुभव है, ना जानकारी है, फिर भी चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बंदूक है, और जब बंदूक है तो फिर यहां भी लोग सलाम करते हैं और वहां भी सलाम करते हैं। उसके बाद फिर कोई पूछने वाला है सामने, जैसे फिल्मों में नहीं होता बंदूक रख दिया और उसके बाद बोला हाँ पूछो क्या कोई दिक्कत है? कौन बोलेगा दिक्कत है भाई? तो नए गवर्नर जो हैं वो मुल्ला इदरिस जो हैं, इन पर तालिबान को भरोसा बहुत है। अब हमको आपको डिग्री देखकर, अनुभव देखकर भरोसा नहीं हो रहा हो, लेकिन हाजी मोहम्मद इदरिस जो है इस पर तालिबान को बहुत भरोसा है। वित्त मामलों के जानकार हैं ये तालिबान का दावा है। अब जो लोग बैठ के बच्चों की गाड़ी चलाते हो उनमें मदरसे में पढ़ाने वाला तो वित्त मामलों का जानकार हो ही जाएगा। तालिबान आर्थिक आयोग के प्रमुख भी रहे हैं ये। अब तालिबान को क्या था कि पैसा लेना था, खाली देश चलाना और तालिबान चलाना में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुल्ला अख्तर मंसूर का ये सहयोगी रहा है, और मुल्ला अख्तर मंसूर 2016 में अमेरिकी हमले में मारा गया था, तो उसके बाद इस भाई की जो अहमियत है वो बढ़ गई। और इदरिस के बारे में यह भी कहा जाता है कि धार्मिक मामलों की इसको अच्छी खासी जानकारी है, और अब ये सेंट्रल बैंक चलाने वाले हैं। अच्छा, ये चलाएंगे कैसे और क्या वहां स्थिति बनेगी? आप ये सोचिए। आपको हालत बताता हूं कि जब से तालिबान वहां आया है, अफगानिस्तान की हालत क्या है तालिबान के बाद, तालिबान के वहां पर आने के बाद, तालिबान के बाद की स्थिति आपको बता रहा हूं। ये आपको देखना चाहिए। आटा और तेल, जो कहते हैं ना कि आटे तेल का भाव पता चल गया, वो 35% बढ़ गया है। आटे और तेल का भाव, जो बेसिक खाना आप खाइएगा, रोटी तो खाइएगा ना, वो 35% बढ़ गया है। बैंक बंद हो गए, बंद। एटीएम, उसमें पैसा ही नहीं है, तो आप एटीएम में जाके क्या पैसा निकालिएगा? और पैसा निकालने जाइएगा तो आपको चिंता ये रहेगी कहीं तालिबानी ने देख लिया, लूट ले। पेट्रोल और गैस जो होती है उसकी सप्लाई बंद है, सप्लाई बंद। अब आप ये बताइए, ये तो स्थिति है, फिर भी कुछ पैसा हो तो सोचिएगा कोई मदद करेगा? सैलरी आ ही नहीं रही है। किससे सैलरी मांगिएगा? बंदूक की नोक पे कोई सैलरी देगा आपको? देगा ही नहीं। मेडिकल स्टोर बंद। अब आप सोचिएगा कि किसी से मान लीजिए कि सैलरी मांग के लड़ाई ही कर लेते हैं, पीटेगा तो देखा जाएगा, अरे पीट देगा तो उसके बाद मेडिकल स्टोर बंद है, दवा कहां से लाइएगा? कारोबार
बंद पड़ा हुआ है। करेंसी जो है, देश की जो करेंसी है वो 23% नीचे चली गई है, 23% का ड्रॉप है। सारे एक्सपर्ट्स भाग गए, इधर इस टाइप के एक्सपर्ट बच गए। अफगानिस्तान की हालत क्या है? तालिबान के काबुल आने के बाद सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन थे वो भी भाग गए। तालिबान ने अधिकारियों को बुलाया, सेंट्रल बैंक के कैश के बारे में पूछा, पैसा कहां है? रिजर्व में $10 बिलियन थे, लेकिन अमेरिका ने इसे भी फ्रीज कर दिया। तालिबान के हाथ कुछ आया नहीं। IMF ने लोन की इंस्टॉलमेंट रोक दी है। 23 अगस्त को $37 करोड़ आने थे, वो भी अभी रुके हुए हैं। यूरोप के देशों ने कुछ कहा, मतलब कुछ मदद दी नहीं है। दूसरे देशों ने भी फिलहाल आर्थिक मदद रोक दी है। अब तालिबान डॉलर के लिए तड़प रहा है। चीन ने इशारा किया है कि वो थोड़ी मदद करेगा और ईरान से तेल भेजने की रिक्वेस्ट भी की गई है, तो ईरान से तेल आ रहा है। तो ये तालिबान का तेल तो निकल ही चुका है, वो अपने देश का भी तेल निकाल रहा है। और जब इदरिस जैसे लोग अर्थव्यवस्था संभालेंगे तो फिर सोचिए क्या होगा। हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था जो है, जो नियम है, जो कायदे हैं, उसके हिसाब से चल रही, तो लोगों को दिक्कत है। इदरिस जैसी जगह, इदरिस जहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर हो जाए या RBI गवर्नर हो जाए और वहाँ पर वो आपको देश चलानी पड़े, वहाँ विपक्ष का सोचिए क्या हाल होगा। तो आज पाठशाला में इतना ही, लेकिन ऐसे जो नमूने हैं तालिबान के वो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।